तो अपना कृषि का चैप्टर है। आजीविका का 42% भरण पोषण होता है इससे। कार्यबल कितना है? 54.6, 54.6%। ठीक है, वर्कफोर्स है। फिर जीडीपी, जीडीपी में है 18.2 का योगदान है इसका, 18.2 का। और विकास दर रही है, कितनी रही है इसकी विकास दर? 4.18 रही है। ठीक है, औसतन औसतन 4.18। फिर कृषि जीवीए में अगर फसल का योगदान देखें, अगर सिर्फ फसल का, तो वो कितना है? वो है 55.28। ठीक है, और जो अपना आगे चले अपन, तो इसमें एक है कि अपना जो 40% भारत का खाद्यान्न है, वो 2/3 आबादी को अपन दे देते हैं मुफ्त में, पीडीएस और उनमें। ठीक है, फिर उसके बाद अपन चलते हैं आगे। तो इसमें जो कुल निर्यात है, अपन जो निर्यात करते हैं वस्तुओं का, उसमें कृषि का निर्यात होता है 11.79 का, या फिर 11.79 का। ठीक है, फिर समुद्री उत्पाद सबसे अधिक निर्यात करते हैं, और उसके बाद करते हैं अपन बासमती चावल। और जो अपन सर्वाधिक आयात करते हैं उसमें है वनस्पति तेल। फिर 89.4% किसान है उनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है, यानी कि लगभग 90। फिर देश में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है किसका? चावल का, गेहूं का, कपास का, गन्ने का। फिर दूध, दाल, मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, फिर श्री अन्न है, उसमें भी इंडिया पहले पे है। अब जो अपना क्या है, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ठीक है, नहीं अपना वैसे पहले टोटल वो देख लेते हैं उत्पादन कितना हुआ है। तो टोटल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है 329.7 मिलियन टन, यानी 330 कह सकते हैं, लगभग 330 मिलियन टन। और उसमें भी तिलहन का हुआ है 41.4 का, कितना? 41.4 मिलियन टन। ठीक है, फिर अपना जो सकल पूंजी निर्माण होता है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें भी अपन को वृद्धि देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब वो कितना हो गया है? तो वो हो गया है 19.9 हो गया है अपना, उसमें वृद्धि किसमें? ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में। फिर आगे चलते हैं अपन, तो अपना आगे है, ये इंपॉर्टेंट डाटा है कि अपनी कुल जो अपना क्षेत्र है इंडिया का, उसमें 141 मिलियन हेक्टेयर अपन निवल यानी कि नेट सॉइल एरिया है। कितना? 141 मिलियन हेक्टेयर, जो इंडिया के 328 है उनमें से 141। फिर कुल कृषि भूमि है अपने कितनी? 54.8% है। और फसल की सघनता, मतलब फसल क्रॉप डेंसिटी कितनी है? 155.4, यानी 100 जहाँ पे उग रही है वहां पे अपन 155.4 उगा रहे हैं। ठीक है, फिर सकल फल क्षेत्र, तो इसको तो फसल क्षेत्र इसको हटाते हैं। फिर सिंचाई कवरेज कितने में हो रही है? तो सिंचाई कवरेज अपनी हो रही है 55% एरिया है जहाँ पे कृषि हो रही है, उनमें हो रही है 55% एरिया में सिंचाई हो रही है। और सिंचाई की तीव्रता तो ठीक है 154 हो गई है, जो पहले कम थी, मतलब वो बहुत ज्यादा अपनी तीव्रता बढ़ती जा रही है, सिंचाई बहुत ज्यादा हो गई है। पहले तो कम थी, अब 154% अपन सिंचाई कर रहे हैं। ठीक है, और सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? नहरों से होती है सर्वाधिक सिंचाई। तो ये अपन ने देख लिया। फिर आगे चलते हैं, कुछ है एमएसपी। एमएसपी की घोषणा करती है केंद्र सरकार, और सीएसीपी होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, वो सिफारिश करता है। अपन 22 फसलों पे देते हैं, जिसमें 14 तो खरीफ की हैं, 2 रबी की हैं, और नहीं 14 तो किसकी है? खरीफ की, 6 रबी की, और 2 व्यापारिक हैं जिसमें जूट और कोपरा है। ठीक है, और एमएसपी अपना कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए लागत का। और अब जो ये कब आया था? 2018-19 के बजट से ये बात कही है उन्होंने कि इतना होना चाहिए, 18-19 के केंद्रीय बजट से। फिर आता है कृषि ऋण। अब कृषि ऋण कैसे है? तो कृषि ऋण के लिए अपन ने क्रेडिट कार्ड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना स्टार्ट की थी 1998 में। और ये अभी 2018-19 से अपन ने जो पशु पालक हैं और मत्स्य पालक हैं, मछली वाले, उनको भी इसमें दे दिया है। अब वो भी 1.6 लाख का, यानी कि 1.5 लाख तक का, मतलब है ना, ऋण बिना उसके किसी के कोलेटरल के ले पाएंगे। ठीक है, फिर अपन एक किसान पोर्टल भी लेके आए हैं। कब लेके आए हैं? 19 सितंबर 2023 को लेके आए हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किसान पोर्टल 19 सितंबर 2023 को लाए हैं। फिर अपन आगे चलते हैं, तो अपन आगे चलें, तो अपन देखते हैं आगे क्या, कि सब्सिडी। अब सब्सिडी में अपनी सब्सिडी है, वो कृषि सब्सिडी अब दुगनी हो गई है 2011-12 से। ठीक है, तो अभी दुगनी हो गई है। और जो अपना निवेश है, जो अपन इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पर वो अभी भी सब्सिडी का 1/3 ही है। तो निवेश कर तो रहे हैं, पर वो सब्सिडी का तो अभी भी 1/3 है।
अब भारत में अगर सब्सिडी देखें तो अपन सब ज्यादा देते हैं कहाँ पे, उर्वरक और इनमें। तो अपना जो उर्वरकों में यूज हो रहा है वो असंतुलित यूज कर रहे हैं अपन। अपन जो यूज कर रहे हैं अभी कितना हो गया है अपना इनका, 7, 2.8, 1, ये एनपीके का रेशो ये हो गया है, जो कि होना चाहिए कितना, 4:1। अब वो हो गया है कितना, 7, 2.8 और 1। ठीक है, और इसमें भी नाइट्रोजन उर्वरक है, अपन उनको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, 82% से भी अधिक। ठीक है, तो ये बात है, पहली तो ये बात की गई है, तो अपन असंतुलित यूज कर रहे हैं। फिर अपन इसको पोषक आधारित सब्सिडी दे रहे हैं, ठीक है, जिसमें भी अपन ये एन पी के है एस, इनको अपन पोषक तत्वों के आधार पे अब दे रहे हैं, और उनमें भी जैसे ये उर्वरक है कौन सा, मॉलिबेडेनियम और जिंक, इनको इनमें भी दे रहे हैं, इनमें भी कुछ अतिरिक्त सब्सिडी दे रहे हैं। अब अपन आगे चलते हैं, अपन ने एक नई कुछ स्टार्ट किया है, एग्री स्टैक। एग्री स्टैक क्या है? एग्री स्टैक है कि ये देखो बताता हूँ, एक सेकेंड। एग्री स्टैक, तो कृषि डिजिटल मिशन है, उसके अंदर में यही है एग्री स्टैक। अब एग्री स्टैक में क्या है, ये जैसे डिजिटल कृषि मिशन क्या है, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के स्वरूप पर आधारित डिजिटल कृषि मिशन, किसानों को जीवन बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग। तो जीवन को बेहतर बनाने के लिए किन की, किसानों का जीवन बेहतर बनाने के लिए अपन डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करेंगे, और उसके लिए अपन व्यय करेंगे कितने, 2817 करोड़ रुपए। 2817 करोड़ रुपए सरकार देगी। और इसमें फिर दो हैं इसके आधारभूत स्तंभ, एक है एग्री स्टैक। अब एग्री स्टैक में क्या होगा, किसान की रजिस्ट्री है, गांव की भूमि के नक्शे की रजिस्ट्री होगी, बोई गई फसल की रजिस्ट्री होगी, तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट रहेगा किसान का पूरा सिस्टम। और इसका दूसरा आधारभूत स्तंभ है कृषि निर्णय सहायता प्रणाली। तो इसमें किसानों को हेल्प करेंगे कि उनको निर्णय कैसे लेने चाहिए। तो एक में तो है डाटा, और एक में है कौन सा, उनको कैसे निर्णय लेने हैं। उसमें जैसे आ जाएंगे जब भूस्थानिक डेटा क्या है निर्णय, जब कोई बाढ़ बाढ़ आ गई तो क्या निर्णय लेना है, मौसम अगर कुछ खराब हो गया तो क्या निर्णय लेना है, भूजल उपलब्धता कैसी है उस हिसाब से, और फसल उपज और बीमा मॉडलिंग। तो ये सब में उनको क्या है, निर्णय लेने में मदद करनी है। तो ये हो गई। फिर अपन वापस चलते हैं आगे। तो ये एग्रीस्टैक, उर्वरक सब्सिडी के लक्ष्यीकरण में सुधार के लिए एग्रीस्टैक का उपयोग करना, तो वही है। तो पीओएस उपकरणों का एकीकरण होगा, इसमें प्रत्येक किसान का आधार नंबर, अधिकार रिकॉर्ड, आरओआर, ये सब मतलब उनमें विवरण होगा। फिर ई रूपी क्या है, तो किसानों आवश्यक सब्सिडी सीधे प्रदान करने के लिए एक मुश्त भुगतान तंत्र का उपयोग किया जा सकता है। यह प्रणाली सुनिश्चित की करती है कि सब्सिडी का उपयोग केवल अधिकृत उर्वरक दुकानों पर पंजीकृत पीओएस उपकरण के माध्यम से किया जा सकता है। तो सीधी बात है, ई रूपी है, ई रूपी के थ्रू हम डायरेक्ट है ना सब्सिडी, हम कहीं गलत उपयोग नहीं होगा। वहाँ पे कहाँ पे जो पीओएस की शॉप है उन्हीं पे यूज हो पाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट हैं, एग्री स्टैक और ई रूपी। फिर है कुछ सहकारी समिति, कोऑपरेटिव्स। तो ये स्टेट का और दोनों इस पे लॉ बनाते हैं, ठीक है, वो तो ठीक ही है। इसमें आगे चलते हैं। तो अपन ने यहाँ पे जो जैविक उत्पाद है उनको बढ़ाने के लिए, उनके वितरण विपणन के लिए अपन ने तीन ये क्या जो कोऑपरेटिव है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, ये अपन ने बनाई थी सहकारी समितियां, ठीक है। तो ये कौन कौन सी, एक तो राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड, ठीक है, नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, फिर एक है भारतीय बीज सहकारी लिमिटेड, और एक भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड, फिर है नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक लिमिटेड। तो ये अपन ने तीन बनाई थी। फिर है अपना एक सबसे बड़ी एक योजना आ रही है, विश्व का सबसे बड़ा विकेंद्रीकृत भंडारण कार्यक्रम। तो ये सहकारिता मंत्रालय का है। और ये अपने जो यहाँ पे क्या बनाएंगे अपन, यहाँ पे अपन गोदाम वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें सरकार कह रही है कि 1 लाख करोड़ के परिव्यय के साथ सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना लाएंगे, जिससे क्या होगा, फसल के नुकसान पर अंकुश लगेगा, किसानों को मजबूरन बिक्री नहीं करनी पड़ेगी। तो सरकार चाहती है सहकार से समृद्धि, उनका एक टैग है, उसको लागू करना। अब इसमें क्या है, जो पैक्स हैं, प्राइमरी जो एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स हैं, उनके स्तर पे अपन गोदाम बनाएंगे, कस्टम हायरिंग सेंटर बनाएंगे, और बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। तो इसका उद्देश्य है कि अनाज भंडारण का विकेंद्रीकरण होगा, पैक स्तर पे इसका लाभ मिलेगा सबको, और जो अपनी फसल का जो क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो कम से कम 6% से कम कर लेना है, ठीक है। और इसमें मल्टीपल हैंडलिंग होगी, परिवहन लागत भी कम ही होगी। फिर हब एंड स्पोक मॉडल पे ये आधारित होगा। और जो एफसीआई ये है, और
राज्य सरकार द्वारा भी केंद्रीकृत खरीद की जा सकेगी। ठीक है, तो यही सब की ये बात करता है। फिर है कृषि वस्तु में वायदा बाजार। ठीक है, तो सबसे अपन को याद रखना है, अपने पास तीन क्या है, वायदा बाजार है, कमोडिटीज एक्सचेंज है, जो 2003 में बने थे। एक है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, एक है मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज, और एक है नेशनल मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज। ठीक है, और ये लागू होते हैं, ये मतलब कौन से उससे चलते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1952 से चलते थे, पर इसको बंद कर दिया। और अब ये चल रहे हैं कमोडिटीज डेरिवेटिव बाजारों को प्रतिभूति अनुबंधन अधिनियम दो 1956 से चल रहे हैं। तो इसके तहत अब जो ये पहले था, जो ये ये अब सेबी के कंट्रोल में ले आए हैं इसको। ठीक है, वायदा बाजार का जो आयोग था उसको। तो बस अपन को इतना याद रखना है। फिर अपन के जो इनाम है, तो इनाम है, अब वो कितनी हो गई है, तो इनाम है उसका है अगला। इनाम में जैसे कि अपन क्या क्या कर रहे हैं, कि पहले तो इनाम स्टार्ट कब हुई थी, 2016 में हुई थी इनाम स्टार्ट। ठीक है, फिर उसके बाद अपन को इसमें याद रखना है, क्या याद रखना है, बस इतना याद रखना है। फिर जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग है उस पे कितनी अब वस्तु हो गई है, 104 हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु कितनी हो गई, 91 से 104 हो गई डेरिवेटिव वस्तु उसकी। ठीक है, फिर अपन आगे चलें तो श्री अन्न आती है। वैश्विक ईयर 2023 था श्री अन्न का, इसका सम्मेलन हुआ था कहाँ पे, नई दिल्ली में हुआ था। भारत इसके भी क्षेत्र कवरेज में पहले में है, उत्पादन में, श्री अन्न में उत्पादन में और क्षेत्र कवरेज में प्रथम ही है भारत। फिर इसमें आगे चलते हैं, इसका अनुसंधान केंद्र कहाँ पे खोला है अपन ने, हैदराबाद में खोला है। इसको सुपर फूड भी कहते हैं। फिर इसमें ये बीटा कैरोटीन, नियासिन, विटामिन 6, फॉलिक एसिड, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक होते हैं। ठीक है, और ये कुछ हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, सम्मा, कनक, घी, कोदो, कुटकी, कोट्टू। फिर एक है डिजिटल कृषि मिशन, तो अपन ने इसको देखा ही था। इसके बाद आगे चलते हैं, एक है संशोधित ब्याज अनुदान योजना। तो इसके तहत किसानों को ऋण मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, 3 लाख तक का अल्पकालिक कृषि ऋण मिलेगा, जिसपे अपन ऋण, जिसपे अगर प्रतिवर्ष 7% की ब्याज दर होगी। ठीक है, तो प्रति वर्ष कितना, 7% का। और ये क्या है, इसमें अपन को 1.5 तो अग्रिम ब्याज सहायता दी जाती है, और अगर शीघ्र और समय पर भुगतान करते हैं तो 3% अपन को अतिरिक्त कर देते हैं, वो क्या, अनुदान। ठीक है, तो बस यही है, तो 3 लाख तक का है, और 7% पे अपन को प्रतिवर्ष ब्याज देना पड़ता है। फिर अपन चलते हैं कृषि विपणन के लिए। तो कुछ नहीं है, कृषि विपणन अवसंरचना, विपणन के लिए अपन को अवसंरचना बनानी है। तो उसमें ये 2014 से आई थी पहले, तो सबसे पहले तो ये याद रखना है। फिर इसमें और क्या याद रखना है, तो इसमें भंडारण अवसंरचना में सुधार के लिए पूंजीगत सब्सिडी दी गई है। जैसे भंडारण के लिए अपन कोई बना रहे हैं, कैप मतलब कोई बना रहे हैं गोदाम, तो कैपिटल का क्रिएशन हो रहा है, तो उसके लिए पूंजीगत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। मतलब पूंजीगत यानी कैपिटल बना रहे हैं, तो कैपिटल के लिए सब्सिडी है। और इसमें अगर मैदानी क्षेत्र है, वहां पे कुछ बना रहे हैं, तो 25% तक का दी जाएगी। और जो पूर्वोत्तर है, वहां पे अगर बना रहे हैं, तो वहां पे 33% तक की सब्सिडी दी जाएगी। फिर अपन चलते हैं कौन से कृषि अवसंरचना कोष पे, तो ये 1 लाख करोड़ का है। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, ये ब्याज अनुदान है और ऋण गारंटी सहायता की बात करता है। तो ब्याज अनुदान की और ऋण गारंटी सहायता की बात करता है। क्रियान्वयन एजेंसी है इसकी नाबार्ड। ठीक है, और इसकी अवधि है 20 से 32 तक है, 32-33 तक। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है, जो कि ये पैक हैं, एफपीओ हैं, राज्य एजेंसी हैं, इनको क्या है, ऋण देना है। ठीक है, अब इसका क्या काम है, तो ये क्या करेगा, जैसे 2 करोड़ है, ये 2 करोड़ तक के तो दे देगा किस पे, 3% की ब्याज सब्सिडी पे। ठीक है, और ये अधिकतम 7 वर्षों के लिए देगा, कितने, मैक्सिमम 2 करोड़ देगा। और अगर 2 करोड़ से ज्यादा का अगर किसी को ऋण चाहिए तो दे तो देगा, पर उस पे वो जो सब्सिडी देगा ब्याज की, वो सिर्फ 2 करोड़ तक ही सीमित रहेगी। ठीक है, और इसका काम क्या है, कार्य क्या है, तो ये क्या है, जो फसल की कटाई के उपरांत मतलब हेल्प करनी है उनको, मतलब वही कुछ बनाना है, गोदाम वगैरह, तो आपूर्ति श्रृंखला अवसंरचना की चिन्हित परियोजनाओं, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों का निर्माण, पीपीपी आधारित केंद्र, तो उसी के लिए कौन सी है ये, कृषि अवसंरचना कोष। तो कृषि में अवसंरचना बनानी है, तो 1 लाख करोड़ का कोष है, नाबार्ड कर रहा है।
और इसमें 2 करोड़ तक का तो मिल जाएगा 3% की ब्याज सब्सिडी पे और 7 वर्ष के लिए। और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा का चाहिए तो फिर उसमें क्या होगा, उसमें भी मिल जाएगा पर ब्याज सब्सिडी कितने के लिए मिलेगी, सिर्फ 2 करोड़ तक के लिए। फिर अगली आती है फसल बीमा योजना, ठीक है? तो फसल बीमा योजना आती है अगली। ये कब हुई थी? 2016 में शुरू हुई थी और स्वैच्छिक है किसानों के लिए, ज़रूरी नहीं है सबको मिले। दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है, पहली बात तो ये याद रखनी है। और इसमें जो बीमा प्रीमियम है, उसके मामले में दुनिया की तीसरे नंबर की योजना है। कौन से में? बीमा प्रीमियम के मामले में। फिर इसकी क्या है, फसल के लिए बुवाई से पूर्व और कटाई के बाद तक का इसमें मिलता है। प्रीमियम क्या है इसके? रबी की फसलों के लिए है 1.5, खरीफ के लिए है 2, वाणिज्य के लिए है 5। फिर सब्सिडी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? अगर पूर्वोत्तर राज्य हैं तो 90% है और अन्य राज्यों के लिए कितनी है? 50%। फिर इसमें कुछ और अपन ने स्टार्ट किए हैं, तो ये है डिजी क्लेम पेमेंट। तो कुछ नहीं है, डिजिटल अपन इसमें क्या करेंगे, पेमेंट को क्लेम कर लेंगे ऑनलाइन, ठीक है? तो बस यही है डिजी क्लेम पेमेंट। फिर अगला है प्रौद्योगिकी आधारित उपज। तो प्रौद्योगिकी आधारित उपज का अनुमान लगाएंगे, इसको कहते हैं यस टैग। तो यस टैग क्या है? टेक्नोलॉजी से अपन उपज का अनुमान लगा लेंगे। 9 राज्यों में शुरू हुई थी, उसमें राजस्थान भी एक है। फिर एक है विंड्स, ये क्या है? मौसम सूचना नेटवर्क एंड डेटा प्रणाली। तो इसमें क्या होगा, ये तालुका और ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत के स्तर पे स्वचालित मौसम स्टेशन होंगे जो सिर्फ ये अपने मौसम का पूर्वानुमान लगाएंगे। फिर है फसल के वास्तविक समय के अवलोकन और फोटोग्राफ का संग्रहण, क्रॉपिक। तो ये क्या है? जैसे आपदाओं से अगर कोई नुकसान हो गया उसका आकलन करना है या फिर उपज का अनुमान करना है, तो ये मतलब उसकी तस्वीरें मंगवा के यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो ये क्या है? क्रॉपिक्स। फसलों के वास्तविक समय के अवलोकन और फोटोग्राफ का संग्रह, ये क्या है? क्रॉपिक्स। फिर एक था सूचना नेटवर्क डेटा प्रणाली मौसम का, तो वो है विंड्स। एक प्रौद्योगिकी आधारित उपज, वो है कौन सा? यस टैग। और डिजी क्लेम पेमेंट। फिर अपन आगे चलते हैं, तो एक है अपनी प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, 24 फरवरी 2019 को शुरू हुई थी। और इसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम की भूमि है, 60 वर्ष की आयु होने पे प्रति माह 3,000। और इसमें कितने रुपए देने होंगे प्रीमियम? 55 से 200। फिर अगली है कौन सी? कृषि सिंचाई योजना, 2015-16 में शुरू हुई थी। और खेत स्तर पर जल की भौतिक पहुंच प्रदान करना है, कृषि क्षेत्र का विस्तार करना है। तो प्रति बूंद अधिक फसल उत्पादन करना इसका उद्देश्य है। 4 घटक है: प्रति बूंद अधिक फसल, त्वरित सिंचाई कार्यक्रम जिस पर खेत स्तर पर जल प्रबंधन, और एकीकृत जल संवर प्रबंधन, हर खेत को पानी। फिर अगली है खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम। तो इसका क्या है? 21 से 26 तक चलेगी, 25-26 तक। और आयात भार को कम करना है इसका उद्देश्य है। और विस्तार करना है क्षेत्र का जिसमें अपन पाम बो रहे हैं। तिलहन उत्पादन में वृद्धि। तो इसके 3 लक्ष्य हैं: 10 लाख हेक्टेयर तक पाम ऑयल क्षेत्र बढ़ाना, 20 लाख टन क्रूड पाम ऑयल उत्पादन में वृद्धि करना, और 19 केजी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपभोग स्तर बनाए रखना। क्योंकि इतना चाहिए होता है। अपन को बस इतना याद रखना है कि अपनी जो आयात है वो कितना हो गया है अभी? वो हो गया है 57%, यानी 50% से ज्यादा तो अपन अभी भी आयात ही कर रहे हैं। कहाँ से? बाहर से, ठीक है? फिर राष्ट्रीय बागवानी मिशन। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन, इसका क्या है? बागवानी विकास मिशन बागवानी का समग्र विकास करना है देश में, सभी राज्य और केंद्र प्रशासित उनमें चल रही है ये। और इसमें क्या है? तकनीकी और वित्तीय सहायता दी जाएगी। और इसमें वित्त होगा केंद्र 60, राज्य 40। फिर पीएम आशा, तो किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध करवाना है, सितंबर 2018 में शुरू हुई थी ये। और फिर इसका मूल्य समर्थन योजना पीएसएस है। तो ये दलहन, तिलहन और खोपरा के लिए है। कौन सी? मूल्य समर्थन योजना, ठीक है? अगर कोई मूल्य कम पड़ रहा है तो उसको देते हैं। फिर मूल्य अंतर भुगतान योजना, मतलब इसमें एक एमएसपी दी जाती है, मूल्य समर्थन। फिर एक है मूल्य अंतर योजना, तो ये तिलहन फसलों को कवर किया है। और वो भी वही तिलहन फसलें जो एमएसपी में आती हैं। तो अगर एमएसपी के जितना पैसा नहीं दे रहे हैं तो बचा कुचा पैसा सरकार दे देगी। एमएसपी और बिक्री मूल्य का अंतर का सीधा भुगतान, ठीक है? फिर है प्रायोगिक निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। तो इसमें क्या है? निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देना है खरीद में, तो उसके लिए है प्रायोगिक निजी खरीद। फिर आगे चले अपन, किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में शुरू हुई थी। और क्या है इसमें?
और इसमें किसानों की वित्तीय स्थिति वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना चाहता है, वो ये सब, और तो इसमें कुछ काम का है नहीं। फिर आगे चलें तो बस यही है, मत्स्य और पशुपालन और इन सब तक ये बढ़ गया है। फिर अपन देखते हैं आगे। एक है राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन। तो जलवायु के प्रति किसान को कृषि को अगाध सहनीय बनाना इसका उद्देश्य है। और इसमें है मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एक है परंपरागत कृषि विकास योजना, कृषि वानिकी पर उप मिशन और पुनर्गठित राष्ट्रीय आवास मिशन। ठीक है। फिर है राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम। तो इसमें राजस्थान की 145 मंडियां एकीकृत की गई हैं। फिर अपन आगे चले, राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा तकनीकी पर मिशन। तो प्रौद्योगिकी के प्रसार के लिए ये है, और इसकी कुछ योजना है। कृषि विस्तार पे उपमिशन, कृषि मशीनीकरण पे उपमिशन, बीज रोपण पे और पौध संरक्षण पे। फिर कुछ है अपन को इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो चावल की पैदावार है वो, उन सबको हटाते हैं। अपने एक तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन, तो वो ये है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए मिशन, ये वाला ही। ठीक है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सूक्ष्म सिंचाई निधि है। तो सूक्ष्म सिंचाई नाबार्ड के साथ 5,000 करोड़ रुपए की प्रारंभिक निधि बनाई गई है, और इससे राज्यों को सहायता दी जाएगी, जिससे 90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत कवर किया जाएगा। ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई निधि। फिर पीएम परिणाम है, तो ये तो अपन ने देख ही लिया, रासायनिक उर्वरक को कम करना है उपयोग। सूक्ष्म सिंचाई निधि इंपॉर्टेंट है, कितने की? 5,000 करोड़ की है। फिर एक स्वास्थ्य मृदा कार्ड योजना, और यूरिया गोल्ड लाए हैं सल्फर की कमी को दूर करने के लिए, सल्फर युक्त यूरिया लाए हैं, यूरिया गोल्ड। ठीक है। और फिर सिक्किम क्या है? एक पहला ऑर्गेनिक स्टेट है। फिर परंपरागत कृषि विकास योजना, तो इसे क्लस्टर मोड में स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूनतम 20 हेक्टेयर का आकार हो खेत का। तो इसमें 3 वर्षों के लिए प्रति हेक्टेयर कितने रुपए दिए जाएंगे? 31,500। और जिसमें 15,000 रुपए तो डीबीटी के माध्यम से सीधे प्रदान कर दिए जाते हैं, क्योंकि इनपुट भी तो लगाना होता है जैविक इनपुट के लिए। तो ये है, ये परंपरागत कृषि के लिए है। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो परंपरागत के लिए न्यूनतम 20 हेक्टेयर, 31,500, 15,000 रुपए सीधे पहले पहले। फिर कुछ इंसेंटिव है, जैसे फार्मर फर्स्ट, तो आईसीएआर का है, और इसका उद्देश्य है किसान वैज्ञानिक इंटरफेस को बढ़ाना। फिर है एग्री उड़ान, तो आईसीआर का है ये, और उद्देश्य है कि खाद्य व कृषि व्यवसाय स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, तो स्टार्टअप्स को एग्री उड़ान। फिर मेघदूत है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का। ठीक है। और इसमें विशिष्ट मौसम आधारित कृषि सलाह देना, तो कृषि मंत्रालय का ये है, पर हेल्प ले रहे हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का, मौसम आधारित सलाह देते हैं मेघदूत ऐप। फिर हॉर्टीनेट क्या है? तो प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा शुरू की गई है ये। ठीक है। और इसमें क्या है, जो भारतीय फसल है उनको अगर भारतीय जो प्रसंस्कृत मतलब खाना है, उसको विदेशों में अच्छे से पंजीकरण करवाना, प्रमाणन करना, उन सब के लिए है। फिर एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, 2,000 करोड़ का है। कितना? एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें क्या है, 22,000 ग्रामीण कृषि बाजारों को बनाएंगे, और ये सब है। पर कितने का, ये याद रखना है, कितना? 2,000 करोड़ का है, मैं गलत बोल गया, 22,000 नहीं, 2,000 करोड़ का है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फिर अपन को कुछ याद रखने हैं, नहीं उद्देश्य भी याद रखने, 22,000 ग्रामीण ग्राम्स बनाने, और 585 कृषि उपज बाजार समिति एपीएमसी। ठीक है। तो 22,000 तो ग्राम्स का विकास करना है, और 585 एपीएमसी का विकास करना है। कितने से? 2,000 करोड़ का है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। फिर नारायण लेफ्ट बैंक नहर प्रणाली कर्नाटक की है, और डायवर्जन आधारित सिंचाई प्रणाली खरगोन बड़वानी मध्य प्रदेश की। अब देख लेते हैं पशुपालन का। तो कृषि जीवीए में पशुपालन का योगदान है पशुधन का 30.23%, और भारत के कुल जीवीए में है 5.50 का। ठीक है। और इसकी वृद्धि हो रही है कितनी? 5.02 से इसकी वृद्धि हो रही है। फिर इसमें जो कार्य बल है, अपनी जो वर्क फोर्स है, वो कितनी लगी हुई है इसमें? तो वो लगी है 6.45 लगी हुई है। ठीक है। फिर इसमें मत्स्य पालन है, और ये इसका भी अच्छा खासा योगदान है। ठीक है। पर उसको हटाते हैं। अपना जो सबसे ज्यादा सर्वाधिक वृद्धि हुई है वो मिथुन में हुई है, और सर्वाधिक कमी किस में हुई है? सर्वाधिक कमी भी अपनी हुई है याक में। तो सर्वाधिक अपनी वृद्धि हुई है पशुधनों में। और अपने जो भारत का कुल पशुधन है वो कितना है? वो है 538 मिलियन।
जो कि कितना वृद्धि हुई है उसमें उसमें हुई है 4.82 की। तो भारत का कुल पशुधन है 538, ठीक है। तो ये है। फिर अपन आगे चलें और अपना जो मत्स्य पालन है उसको हटाते हैं, फिर आगे चलें। विश्व में भारत देखें तो दूध उत्पादन में तो भारत प्रथम है, अंडे उत्पादन में भारत कौन सा है, द्वितीय है, और मांस उत्पादन में अपन कौन से पे हैं, 5वें पे हैं, ठीक है। फिर है भारत में प्रति व्यक्ति दूध कितना है, तो 459 या फिर 460 ही बोल लो, ठीक है, ग्राम प्रतिदिन। तो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है ये। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया है अपन ने दिसंबर 2014 से, और इसमें क्या है, जो स्वदेशी नस्ल है उनका विकास करना है, ठीक है। तो ये लघु सीमांत किसानों के लिए है, विशेष रूप से महिलाओं के लिए है। और इसमें क्या है, अगले 5 वर्षों में अपन वापस से स्टार्ट किया है इसको। तो इसको वापस से स्टार्ट किया है 21 से 25-26 के लिए। इसमें क्या है, जो आईवीएफ गर्भावस्था करवाएंगे अगर किसान जो कि पशुपालन कर रहे हैं, तो उनको 5,000 रुपये देंगे, ठीक है। फिर कोई अगर गुणवत्ता युक्त सीमेन वाले ऐसे फार्म बना रहा है जिसमें वो सीमेन बनाएगा इनके अच्छे सीमेन, ठीक है, तो उसके लिए ऐसे फार्म के जो स्थापना में 50% तो सरकार अनुदान दे देगी। और फिर कुछ अलग अलग चीजों के लिए 100% अनुदान देगी, जैसे कि एआई कवरेज के लिए, स्वदेशी नस्लों का विकास और संरक्षण के लिए, कौशल विकास के लिए, किसानों को जागरूकता, ये सब के ठीक है। आगे चलें। भारत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2021 में शुरू हुई थी, 24-25 तक चलेगी, और नीली क्रांति लाना है, ठीक है, अपन को। फिर क्या है, इसमें मत्स्य क्षमता का दोहन करना है, अवसंरचना का विकास करना है, और नियमों में सुधार करनी है, ठीक है। फिर इसमें क्या है, मछुआरे का सर्वांगीण विकास होगा, और ये फिश एफपीओ बनाने हैं, ठीक है। फिर फिशिंग हार्बर लैंडिंग केंद्र बनाने हैं, मत्स्य नौकाओं का बीमा करना है, स्टार्टअप इंक्यूबेटर और इनको बढ़ाना है। फिर है पशुपालन अवसंरचना कोष, तो ये इंपॉर्टेंट है। अभी 2020 में 15,000 करोड़ का बना था, ये कितना, पशुपालन अवसंरचना, उसके लिए कोष था कितना, 20,000 करोड़ का, सॉरी 15,000 करोड़ का। फिर है राष्ट्रीय पशुधन मिशन, तो ये इसमें भी कुछ नहीं है। कुक्कुट भेड़ बकरी सुअर पालन में सुधार। फिर अपन ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया था, जिसमें अपन ने ये ब्रूसेलिस है, इसको अपन 2030 तक उन्मूलन कर देंगे, 100% टीकाकरण का अपना लक्ष्य है। फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम है, तो ये 21 से 25-26 तक का है, और इसमें वही है, जो दूध के लिए अपन गुणवत्तापूर्ण उपकरण बनाएंगे, अवसंरचना का विकास करेंगे, शीतलन केंद्र बनाएंगे। और ये कैसे हो रहा है, ये जीका की मदद से हो रहा है, सीधी बात तो ये है। और गांवों के उत्पादन को बाजार से जोड़ने हेतु डेयरी अवसंरचना बनाना है, तो ये सब कौन करवा रहा है, जीका, ठीक है। तो जीका करवा रहा है। फिर अगला है डेयरी प्रसंस्करण व अवसंरचना विकास कोष। तो डेयरी का जो प्रसंस्करण है, यहाँ पर तो डेयरी का विकास कार्यक्रम है ये, जहाँ पे डेयरी के इंस्ट्रूमेंट और इनको लगाना है, कैसे जोड़ना है। पर यहाँ पे प्रसंस्करण, यहाँ पे डेयरी के जो उत्पाद है उनका प्रसंस्करण और अवसंरचना, तो दूध प्रसंस्करण इकाइयों को आधुनिक बनाना है। फिर ये कौन करवा रहा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है, और एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम है, तो ये दोनों करवा रहे हैं। कोष की स्थापना नाबार्ड के साथ की गई है, ठीक है। और इसमें ये पनीर वनीर बनाते हैं, और ये जो दूध के प्रोडक्ट हैं उनको लिए अच्छे से अच्छा अपन काम करेंगे, ठीक है। तो इसमें वित्तीय सहायता कितनी है, 6.5 की दर से सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करेंगे। फिर आगे चलते हैं, खाद्य प्रसंस्करण। तो खाद्य प्रसंस्करण है, इसमें अपना जीवीएम इस क्षेत्र का योगदान कितना हो गया है, 7.66 हो गया है, और वो भी विनिर्माण के जीवीएम है, कौन से में, मैन्युफैक्चरिंग के जीवीएम है, ठीक है। और फिर जो ये इसका कितना है जीवीएम वृद्धि, तो इसकी अभी वैल्यू कितनी हो गई है, 1.92 लाख करोड़ हो गई है, ठीक है। फिर इसका आगे चलें अपन, तो ये कुल निर्यात है, उसमें कृषि निर्यात है, वो कितना हो रहा है, वो मतलब खाद्य और निर्यात के सहित, खाद्य प्रसंस्करण निर्यात के सहित कुल कृषि निर्यात कितना है, भारत के निर्यात का कितना है, 11.7% है ना। तो ये है कृषि और खाद्य दोनों का निर्यात है, ये दोनों को मिला के है, ये कितना, 11.7%। फिर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित विनिर्माण में बड़े नियोक्ताओं में से एक है, तो जो ऑर्गेनाइज क्षेत्र है मैन्युफैक्चरिंग के, उनमें
उनमें सबसे ज्यादा उनमें इसका हिस्सा है, तो उसमें कितना दे रहा है, ये 12.02% दे रहा है संगठित क्षेत्र के कुल रोजगार में। कौन? अपना ये खाद्य प्रसंस्करण है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है। फिर अपन को एक चीज क्या याद रखनी है, पिछले 8 वर्ष में इसमें लगातार वृद्धि हुई है कितनी, 5.35 की। तो ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, फिर अपने इसके कुछ प्रौद्योगिकी और उद्यमिता संस्थान बने, कुंडली हरियाणा में, तंजावुर तमिलनाडु में। फिर अपनी एक योजना थी किसान संपदा योजना, 2017 में आई थी। इसका कार्य क्या था? इसका था आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और आधुनिक अवसंरचना बनानी है। ठीक है, खेतों से लेकर खुदरा बाजार तक की। तो वही है, इससे क्या होगा, बेहतर मूल्य दिलाएंगे किसानों को, उनकी आय को दुगना कर देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, वही सब की बात करता है। और फसल का जो उपज है उसकी बर्बादी कम हो जाएगी। तो इसके लिए अपन ने क्या किए हैं, इसके लिए अपन ने मेगा फूड पार्क बनाए हैं और शीतलन केंद्र बनाए हैं, मूल्यवर्धन अवसंरचना बनाई है। फिर इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंक्वेज सृजन योजना लाए थे, मानव संसाधन पे काम किया है और क्लस्टर ऑफ बनाई है। ठीक है, तो ये सब अपन ने काम किए हैं। फिर इसमें आगे चलते हैं, एक है PMFME। तो ये तो हो गए बड़े, मतलब अपन को मेगा फूड पार्क टाइप। अब आते हैं ये प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम। तो ये हो गया सूक्ष्म के लिए, जो छोटे लेवल पे कुछ कर रहे हैं, प्रसंस्करण का कार्य है। तो ये हुआ है 2021 से 24-25 के लिए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मदद से हो रहा है ये कार्य। और इसमें क्या है, वित्तीय तकनीकी और इनकी हेल्प करनी है यहाँ पे। फिर इसमें क्या है, जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम में FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप और ये लग रहे हैं, इनको हेल्प करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है, ये जो पूंजीगत निवेश होगा कैपिटल के निवेश के लिए, उसमें परियोजना का लागत है उसका तो 35% दे देंगे और अधिकतम 10 लाख तक का क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे देंगे। ठीक है, फिर अपन आगे देखें, इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको 40,000 रुपये दिए जाएंगे। किस चीज के दिए जाएंगे? प्रारंभिक पूंजी के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, कोई भी मतलब उपकरण खरीदे तो ये कुछ अलग है ना। तो वो तो पूंजीगत निवेश है जिसमें भंडारण बना रहे हैं, उसका 35% और 10 लाख रुपए। फिर ये उपकरण के लिए 40,000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है। और फिर जो ब्रांडिंग है, उनके जो ब्रांडिंग है उनके उत्पाद, उनके लिए 50% अनुदान दिया जाएगा और उनकी मार्केटिंग के लिए। और ये केंद्र ये किस पे आधारित है? एक जिला एक उत्पाद पे आधारित है ये। फिर इसमें हिस्सा कितना है, तो पूर्वोत्तर राज्यों में तो केंद्र सरकार का हिस्सा है 90, और अन्य राज्यों के लिए केंद्र सरकार का हिस्सा है कितना, 60% है PMFME। फिर आगे चलें अपन, तो आगे चलते हैं, अगली आती है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक। तो ये क्या है, उत्पादन लिंक है। ठीक है, तो इसके कुछ घटक हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे चल रही है, 3 घटक हैं और ये अपन को याद रखने। तो इसके 4, एक तो प्रमुख खाद्य उत्पाद खंडों में विनिर्माण को प्रोत्साहन करनी है। ठीक है, तो प्रमुख खाद्य उत्पाद खंड है उनमें विनिर्माण को प्रोत्साहन करना है। फिर जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना है, और जो विदेशी भारत के ब्रांड है उनको विदेशों में, मतलब अपन को लोगों में प्रसिद्धि दिलानी है एक तरीके से, सीधी बात तो ये है। ये तो भारतीय ब्रांडों के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और उनकी बिक्री में समर्थन करना है। ठीक है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। तो 2000 इसको कितने के उससे किया था, 10,900 करोड़ रुपए के बजट से इसको शुरू किया है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। तो ये वही है, 10,900 करोड़ के साथ इसको शुरू किया था। और इसका पहला घटक है रेडी टू कुक, रेडी टू ईट। तो ऐसे जो भी अपने वो खाद्य पदार्थ हैं उनको अपन को फेमस करवाना है। फिर दूसरे में उनकी ब्रांडिंग करनी है विदेशों में। ठीक है, और तीसरा वही है उनके स्टोर वगैरह और उनको भी अच्छे से अपन को करना है। तो ये स्कीम है 21-22 से 26-27 तक जाएगी, 6 वर्ष की अवधि के लिए है। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को स्टार्ट हुई थी उत्पादन लिंक। फिर मोटे अनाज के लिए भी उत्पादन लिंक आई थी। तो ये कितने रुपए के साथ आई है? ये आई है 800 करोड़ के साथ आई है। ठीक है, और ये 2022-23 में आई थी मोटे अनाज के लिए। फिर है ऑपरेशन ग्रीन्स, तो 2018-19 में शुरू हुआ था। टमाटर आलू प्याज थे शुरू में, तो अब इसको कितना कर दिया, 22 के लिए चल रही है ये। इसका नोडल एजेंसी नाफेड। और इसमें क्या है, 500 करोड़ का फंड बनाया है, सीधी बात है, तो और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं, इनको इसको टॉप का क्या है, ये कीमतों को नियंत्रित करती है।
फसलें और इनकी कीमतें उनको नियंत्रित करने के लिए लाए थे इसको। फिर कृषि उड़ान है, इसका उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों और पूर्वोत्तर राज्यों में बागवानी, मत्स्य पालन इनको पहुंचाना है आसानी से, ठीक है। तो इसमें बस इतना याद रखना है, 2020 में शुरू हुई थी और 53 हवाई अड्डों का संचालन किया जा रहा है कृषि उड़ान में, ताकि उत्पादों की बर्बादी कमी हो सके।